नारायण नारायण। तो आज हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है जो ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा। कुछ भी डेटा जो जो बहुत ज्यादा वास्ट वे में हो या सिमिलर छोटा में हो या सैंपल साइज उसका थोड़ा सा वेरिएबल्स में आए, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसका रिजल्ट सही से लाने के लिए हम लोग उस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। वो हेल्प क्यों करता है? हेल्प करता है जो भी हम लोग का डेटा रहता है उसमें हम लोग का जो एवरेज है, जो मिड वैल्यू है, और जो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी लेवल्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको वेरी जब करेंगे, तो उसमें पता चलता है कि हम लोगों का डेटा का एक्चुअल स्कोर क्या है। तो वो जो स्कोर निकालने का सबसे बड़ा थिंग ये मीन्स प्रॉब्लम मीन्स सबसे ज्यादा इशू तब आती है जब हम लोगों का डेटा बहुत ज्यादा रहता है, या वो एज एन नॉर्मल काउंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो अगर मान लो कि आपके पास 100 का डेटा हो और 100 का डेटा होने के बाद आपको रिजल्ट सही से चाहिए और एक्यूरेट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? अपने जो डेटा आपने स्कोर किया उसके बाद उसको डिस्क्रिप्टिव स्टडी के कोई भी आजकल फ्री सॉफ्टवेयर्स में या पेड जो भी आपके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसमें आप वो डेटा पुट करके वहां पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मेथड्स आप डाल सकते हैं। उसमें आपको क्या पता चलता है? तो सबसे पहले क्या पता चलता है? मीन पता चलता है। मीन क्या है? वो एवरेज है। एवरेज किसका है? जो आपका जो साइज होगा, सैंपल साइज होगा, उसका एक एवरेज वैल्यू होता है। वो एवरेज वैल्यू हम लोग को इसलिए यूज होता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है डेटा को अच्छे से रेक्टिफाई करने के लिए, समझने के लिए, ताकि हम लोग को समझ आए कि हमारा एक जो स्कोर है, हम लोग का जो स्टैटिस्टिकल का वैल्यू है, वो उससे ज्यादा ना जाए। फिर आता है मीडियम। मीडियम क्या है? मीडियम आता है वो मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू क्यों यूज होता है? ताकि उससे समझ आ जाए कि हम लोग का जो स्ट्रेंथ है, जो डेटा का स्ट्रेंथ है, वो जो स्टैटिस्टिकली जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड हो सकता है, और ताकि हम लोग उसको अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है। फिर मोड यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, बट मोड क्या होता है? रिपीटेटिव वैल्यूज होता है। फ्रिक्वेंटली जो नंबर्स आते हैं, एक ही टाइप का स्कोरिंग आता है। जो अगर आप टोटल स्कोरिंग करोगे तो एक ही टाइप का अगर बार बार आए स्कोरिंग वगैरह आए, जो आ भी सकता है, बट ये केस में मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। उसके रीजन है कि उसमें एक अलग से थोड़ा सा डिटेल में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। बट ये जो पर्सपेक्टिव मैंने ये वीडियो बनाया है, इसका पर्सपेक्टिव सीधा ये है कि हम लोग जो अपना डिजर्टेशन बीपीसी 144 में इंक्लूड करना चाहते थे, वो हम लोग समझ पाते हैं कि नॉर्मल सा जैसे कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल से कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। अब उसको समझने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना था, उसमें मैंने ये सारी चीजें इंक्लूड की जो आप जनरल व्यू से समझ सकते हैं। अब उसमें जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको समझ आएगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है जो स्मॉलर डेटा डेविएशन और लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू समझते हैं। ठीक है। दोनों का जो मिड वैल्यू, दोनों का जो लेवल्स है, वो समझने के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब वो जो स्टैंडर्ड डिविजन है वो कभी कभी स्कोर वेरी करता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मीन्स जीरो से मीन्स वो और जीरो से लेकर अबव तक जा सकता है। वो इट्स a deviation with a zero, all data values are equal to each other. It helps to determine if a particular data value is closer to the far for the mean। ठीक है। तो ये सारे जो डेविएशन है वो समझते हैं। जो फॉर एग्जांपल जो स्मॉलर डेटा डेविएशन इंडिकेट्स दैट द डेटा आर concentrated क्लोज टू द मीन, शोइंग देयर लिटिल वेरिएंस। तो जो मीन्स है वो उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए हेल्पफुल रहता है ताकि वो उसको समझ आए कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस है उसमें से वो डेटा क्या है, मीन्स वो वेरियस उसका वेरिएशन है, उससे क्या हम लोग को रिजल्ट मिलता है, उसका प्रैक्टिकली वही यूज होता है। अब इसका ओवरऑल ये है कि वो जो हम लोग का जो अमाउंट है, मीन्स हम लोग जो मीन का जो रिजल्ट है वो अच्छे से मीन्स वो वेरिएबल वो अच्छे से डेटा समझ आए, अच्छे से उसको एनालाइज कर सके, इसलिए हम लोग ये सारी यूज करते हैं। अब ये जब भी एक लाइन पढ़ोगे कि दिस मेजर प्रोवाइड्स अ मेजर न्यूमेरिकल मेजर ऑफ ओवरऑल अमाउंट ऑफ वेरिएशन और स्प्रेड इनटू डेटा सेट। तो जो वेरिएंस को समझते हैं, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है कि जो भी आपका लेवल है, जो भी आपका डेसिमल पॉइंट है, उसको रेक्टिफाई करने के अकॉर्डिंग ही बाकी आगे प्रोसेस हम लोग समझ पाएंगे, कि ताकि हम लोग का जो टूल्स हम लोग ने यूज किया, हम लोग का जो वेरिएंस हम लोग यूज किया, हम लोग जो वैल्यूज हम लोग यूज कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है।
For well-shaped symmetrical distributions, specific percentage of data falling within the certain deviation of the mean uh, through the source provide a general rule by the data set on the 25 to 85 3, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें एक एग्जांपल दिया गया ताकि उसमें आपको समझ पाए कि जो भी आपका मीन का जो वैल्यू है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना फ्रिक्वेंटली वो मैच कर रहा है, कितना वो क्लोजली मैच कर रहा है, ताकि आपको अपने डेटा सही से समझ आए, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंफीरियर स्टैटिस्टिक में। तो स्टैटिस्टिक का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम लोगों ने पढ़ा, फिर अभी इंफीरियर पढ़ते हैं जो नॉर्मल से यूज होता है। तो इंफीरियर स्टैटिस्टिक यूज फॉर द फॉर्मल और फॉर ड्राइंग कंक्लूजन फॉर डेटा often rely on probability to the determine confidence in those conclusions. This allows you to make generalization for a sample data to the population. एग्जाम्पल क्या है, जो टी टेस्ट एक होता है, टी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। टी टेस्ट को ऐसे समझेंगे कि टी टेस्ट जो होता है वो होता है कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है। तो दो ग्रुप को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जो दो ग्रुप को हम लोग कंपेयर करते हैं, इसमें स्टैटिस्टिकली इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे होगा कि हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम लोग को उसको यूज करते हैं। और ये जो सिंबल वगैरह गामा और ये जो आपको देख रहे हैं, ये बाद में मैं नीचे, आप वीडियो के लास्ट तक रहना ताकि आपको समझ आए, एक टेबल आपको नजर आए, वो टेबल अच्छे से आपको समझ आए, आप उसमें समझ पाओ कि इसका मीनिंग क्या होता है। मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के बाद कुछ वीडियोस के मीन्स लास्ट में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो आप लास्ट तक रहो वीडियो के लिए, ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है फॉर सिंगल मीन वेयर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन and the sample standard deviation is used to estimate gamma. The source also mentioned a sample test for comparing two independent mean. Those when both sigma are known, it is known as the pair matching. तो उसमें क्या होता है कि टी टेस्ट होता है, जो दो से ज्यादा ग्रुप होता है, तो उसको हम लोग क्या समझते हैं, क्या मेजर करते हैं, उसका मीन डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन मेजर करते हैं। अब उसको मेजर करने के लिए हम लोग ने ये टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक सैंपल होता है, दोनों का इंडिपेंडेंट सैंपल होता है। फॉर एग्जांपल जेंडर बेसिस में जाए तो मेल और फीमेल, ठीक है, उसका भी टी टेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं बिकॉज वो दो ग्रुप है। तो पेयर को हम लोग का जो पेयर होता है, जो मेन और कोई भी वेरिएबल्स होता है, अगर हम लोग उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर लें तो ग्रुप होता है। वही दो ग्रुप को मैच करने के लिए, पेयर करने के लिए हम लोग टी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। एनोवा क्या है, तो जो एनोवा है वो है कंपेयरिंग मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स, ठीक है। टी टेस्ट में क्या होता है, दो ग्रुप होता है, बोथ ग्रुप से होता है। और एनोवा में दो से ज्यादा होते हैं। जब दो से ज्यादा होते हैं तो हम लोग टी टेस्ट यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा यूज करते हैं। एनोवा क्या, एनोवा का बहुत सारा पर्पस है, जिसमें वन वे एनोवा एक मेथड है। उसमें क्या होता है, हाइपोथेटिकली टेस्टिंग कंपेयरिंग एवरेज between more to two groups. It purpose to determine if there is a statistical significant difference among several group means, ठीक है। The test of the variance to the determine if the mean are equal or not. तो इसमें क्या होता है कि जो मीन है, हम लोगों का जो वैल्यू निकला, मीन का जो वैल्यू निकला, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि आगे का जो प्रोसेस है वो एक्यूरेट है कि नहीं, या हम लोगों को कुछ चेंजेस करना पड़ेगा हाइपोथेसिस में, ठीक है, ताकि वो हम लोग प्रूफ करते हैं। क्योंकि यूजुअली डिसर्टेशन में हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव ही प्रूव होता है, हद से ज्यादा हाइपोथेसिस ही प्रूव होता है स्टैटिस्टिकली। तो इसीलिए हम उसको ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। और इनोवा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल, हम लोग का मल्टीपल ग्रुप्स बनता है, दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो हम लोग इनोवा यूज करते हैं। फिर नीचे थोड़ा वन वे इनोवा, वन वे इनोवा क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं नीचे आपको समझा दूंगा थोड़ी देर के बाद, तो वीडियो में बने रहना। Assumption of one way inverse includes that each population is normal, sample are random, selected and independent, and the population have equal standard deviation और variance, ठीक है। तो वन वे इनोवा में क्या होता है, नॉर्मली जो सैंपल होता है वो रैंडमली सिलेक्टेड होता है और इंडिपेंडेंट होता है, एंड द पॉपुलेशन वो इक्वल रहता है, किससे रहता है, जो पॉपुलेशन रहता है वो इक्वल रहता है। पॉपुलेशन मीन जो एरिया ऑफ कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, ठीक है। पॉपुलेशन मीन जो एरिया से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको कहता है पॉपुलेशन, ठीक है। और ची स्क्वायर वगैरह आपने अगर यूज किया तो ठीक है, नहीं तो मैंने ऐसे रैंडमली आप पढ़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि अगर कोई डिजिटेशन में इतना
अगर मान लो बहुत अच्छे से आपने ये हाइपोथेसिस को प्रूव किया तो जे स्क्वायर यूज हुआ होगा। नहीं तो नॉर्मली मैंने देखा नहीं कि इतना कोई यूज करता है। ठीक है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बेसिक से, मुझे मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि मैं बेसिक से समझा पाऊँ। बाकी अगर एडवांस लेवल का आपका चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं एडवांस लेवल तक स्टैटिस्टिक कर जाऊँ, कि ताकि मैं हर एक स्टैटिस्टिकली अच्छे से प्रूव कर सकूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे का वीडियोस भी कुछ लाऊंगा इसकी, इसी के रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मीन्स डिटेल्ड वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। फिर आते हैं इधर कोरिलेशन एनालिसिस में। कोरिलेशन एनालिसिस बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बाकी क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल सा प्रोजेक्ट हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो डिजर्टेशन में जो बीपीसी 144 इग्नू का जो कोर्स है बीएपीसीएच में, उसमें मैंने बहुत सारे, मैं भी अगर जैसे कि प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसमें मैं इतना ज्यादा मेथड नहीं डालता हूँ। तो मैंने दो चार पाँच छह मेथड में ची स्क्वायर वगैरह नहीं डालता हूँ। तो मैं कोरिलेशन डालता हूँ, मैं रिग्रेशन डालता हूँ, मैं टी टेस्ट डालता हूँ, मैं एनोवा डालता हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव डालता ही हूँ। तो ये सारी चीजें करने के बाद मैं थोड़ा सा ये मीन्स लिमिटेशन में रहता हूँ, तो ताकि वो उसको समझ आए। ठीक है। तो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन को अगर समझना है तो उसको हम लोग समझते हैं। अगर ची स्क्वायर का जैसे कि मैंने अभी स्किप कर दिया था, तो उसको क्या होता है, चेक द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। तो कैटेगरीज बहुत टाइप्स होते हैं। कैटेगरीज होते हैं, पहले जो कैटेगरीज होता है ए और बी सी सी करके, जो भी आपका वेरिएबल्स होता है उसमें कैटेगरीज हम लोग मेंशन करते हैं। अब वो उसका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जो भी है उसके रिलेटेड हम लोग उसको मेंशन करते हैं। फिर आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? वो जो दो कैटेगरीज होता है जो हम लोग, हाँ, एक साथ हम लोग उसको कवर करते हैं, एक साथ वो मूव ऑन होता है, एक साथ हम लोग उसको कोरिलेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस से। तो ये दोनों कोरिलेशन का हाइपोथेसिस से भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव से कर सकते हो। अगर वेरिएबल्स है उसको दोनों एक साथ दोनों अगर सही डायरेक्शन को जा रहे हैं तो इसको कोरिलेशन के लिए हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन वन ऑफ द प्रिडिक्टर है। प्रिडिक्टर क्या है? एक बेस से दूसरा अनदर बेस तक। ठीक है, ये प्रिडिक्टर है। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे और भी। तो जैसे कि बोला कि इसमें मैंने रिलेशनशिप हम लोग करते कोरिलेशन में रिलेशनशिप हम लोग तभी कोरिलेट कर पाते हैं जब वो स्ट्रांगली एक अच्छा मींस पॉजिटिव वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग वो एक साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही चले, तो उसको हम लोग स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और उसके बाद नेगेटिव में जाए, अगर मान लो दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट ना हो पाए, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ना जाए डेटा, तो हम लोग उसको नेगेटिव कोरिलेशन बताते हैं। फिर आता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में सबसे पहले क्या, लीनियर रिग्रेशन आता है। तो दिस टेक्निक एग्जामिन हाउ टू और मोर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर रिलेटेड। तो बहुत सारे वैल्यूज अगर हम लोग उसको डिस्क्राइब करें तो उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। उसको अगर हम लोग एग्जामिन करें कि वो किससे कौन रिलेट है, ये रिलेटेबल है कि नहीं, ये जो हम लोग ने डेटा निकाला इसके एनालिसिस के, ये कितना तक हद तक रिलेटेड, उसको समझने के लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। लीनियर रिग्रेशन फोकस्ड ऑन द डेटा दैट फिट्स इन इन टू डायमेंशन। ठीक है। तो इसका भी डायमेंशन टू होता है। लीनियर रिग्रेशन में टू डायमेंशन यूज करते हैं, जो डेटा है उसको फिट इन करने की कोशिश करते हैं। उससे पता चलता है कि डेटा हम लोग का कितना जेन्युइन है, ये डेटा हम लोग यूज कर पाते हैं कि नहीं, या कुछ चेंजेस भी करना हो। तो स्टैटिस्टिकली अगर धीरे धीरे हम लोग वो पूरा प्रोसेस हम लोग फॉलो करें सही से, तो हम लोग को पता चलेगा कि हमारा वैल्यू मीन्स हमारा डेटा कितना जेन्युइन है। ठीक है, हम लोग अगर जेन्युइनली उसको कलेक्ट भी किया है तो हम लोग उसको इंटरप्रिटेट सही से किया कि नहीं, या कुछ चेंजेस करना जरूरी है, सैंपल साइज है, या कोई भी अलग पॉपुलेशन। ठीक है। The goal is to create an interpret a line of the best line. It is also called the lead square regression line. Denotes at the y and ab and bx. The analysis also calculating the interpreting the correlation coefficient and identify outlier. तो ये जो लीनियर रिग्रेशन है इसमें बहुत सारी चीजें उसमें यहाँ इंटरप्रेट करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं और उसको आइडेंटिफाई क्या करते हैं, उसका आउटवे लाइनर्स। ठीक है। अब थोड़ा आते हैं मल्टीवेयर एनालिसिस में। मल्टीवेयर एनालिसिस में क्या यूज होता है, बहुत से ज्यादा मल्टी मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व स्टडिंग मेनी वेरिएबल्स एट वंस। ठीक है। बहुत सारे डेटा जैसे वेरिएबल्स होता है, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपका कितना वेरिएबल्स है, आप क्या क्या यूज कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो मान लो कि बहुत सारे वेरिएबल्स है, मीन्स एक ही सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा, अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग सोसाइटी के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको मेजर अगर कर रहे हैं, उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को मल्टीवेयर एनालिसिस यूज करना पड़ता है। उसमें से सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कौन सा होता है, वो होता है मैन नॉर्मल। ठीक है।
मैनोवा बहुत कॉमनली यूज होता है, बाकी सारी चीजें फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, ये सारी चीजें इतने ये नहीं होता, बट मैनोवा इनोवा वगैरह यूज ज्यादा होता है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा को हम लोग ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाए, स्टैटिस्टिकली प्रूव कर पाए कि हम लोगों का डेटा है वो जेन्युइन है या नहीं है, या आगे जाके इसके ऊपर और काम हो सकता है। ठीक है। अब टेबल और उसका वैल्यू जो भी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं, ताकि हम लोग को समझ आए कि जो भी, अगर मान लो कि आप अपना डेटा को समझना, अपना स्टैटिस्टिकल टेबल को भी समझ रहे हैं, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो जो एक्स बार आता है, एक्स बार होता है सैंपल मीन। ठीक है, सैंपल मीन क्या होता है और क्या किस लिए मेजर होता है, एवरेज ऑफ सैंपल डेटा वैल्यूज। ठीक है, वो उसके लिए यूज होता है। और उसके बाद क्या किस लिए यूज करते हैं हम लोग, उसको समराइज करने, समराइज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा कॉमनली यूज इन एक्सपेरिमेंट एंड सर्विस। ठीक है, उसके लिए साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। ये रहा था मूव। ठीक है, मूव क्या होता है, पॉपुलेशन मीन होता है। क्या किस लिए क्या मेजर करता है, वो है थ्योरेटिकल रेंज ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, और वो हेल्प किस लिए करता है, तो हेल्प जनरलाइज फाइंडिंग द सैंपल टू द लार्जर पॉपुलेशन। तो उसके बाद होता है एमडीएन। एमडीएन क्या होता है, वेरिएबल, उसका सिंबल क्या होता है, मीडियन होता है। मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू इन द ऑर्डर डेटा सेट है। वो ऑर्डर डेटा और क्यों यूज होता है, वो रिलेशन टू द आउटलाइन टू द स्कूल साइकोलॉजी एंड डेटा डेटा लाइक इनकम एंड रिएक्शन टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट पढ़ो, पूरा स्क्रीन को लॉक करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको समझ आए कि ये सारी चीजें कैसे यूज होता है, ये सारे सिंबल क्यों यूज होता है। क्योंकि ये अगर आपने यूज किया अपने डिजर्टेशन में और ये वाइवा पर्पस के लिए आप देख रहे हो बेसिक, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें अगर आप यूज कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस वगैरह आएंगे कि ये जो सैंपल सिंबल वगैरह यूज किया, तो उसको आप अपना एक्सप्रेसफुल वाइवा में कह सकते। ठीक है, या वो पूछ सके कि सिंबल का मीनिंग क्या है, आपने जो यूज किया है, और उसका क्या पर्पस है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। ठीक है। यूजली जो जो वैल्यूज होता है, जैसे टी वैल्यू, एफ वैल्यू, मैंने जैसे बताया था, ये सारा चीज थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से आप करो, समझो। और कुछ कुछ वैल्यूज ऐसा है कि अभी तक आपने यूज भी नहीं भी किया होगा, तो कोई इशू नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से रखो, और आगे आपका हेल्प करे। ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।